हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सौरभ। मैं हूं सौरभ यादव और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है सेल डिवीजन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट है जो भाग ले रहे हैं, उसके क्या क्या पार्ट हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। ये सेल डिवीजन क्या होता है, यह हमारे बॉडी के ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सेल डिवीजन क्या होता है, तो सेल डिवीजन इज the biological process in which a parent cell divide to form two or more daughter cells। मतलब जो सेल डिवीजन होता है इसमें ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें कि पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं डॉटर सेल में। और डॉटर सेल कितने हो सकते हैं, तो वो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा डॉटर सेल होते हैं जिनमें कि पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं। अलाउिंग ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये अलाउ करते हैं, मतलब परमिशन देते हैं कि जिससे कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हो सके, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। उसमें अगर कोई भी रप्चर हुआ हो टिश्यू में तो वह जो होता है उसकी रिपेयरिंग हो सके और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सके किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जीवित प्राणियों में जो ये प्रोसेस हो सके। अब अगला पॉइंट है सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू डॉटर सेल। मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो प्रोसेस होता है पेरेंट सेल में जो कि स्प्लिट मतलब डिवाइड होके डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। मतलब पेरेंट सेल टूट के डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यही एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का। तो अगला पॉइंट है इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एसेंशियल मतलब ये जरूरी प्रोसेस है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म के। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसके ग्रोथ के लिए। अगर सेल डिवाइड ना हो, सेल का डिवीजन ना हो तो ह्यूमन के प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो अगला पॉइंट है इट हेल्प इज रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल। ये हेल्प करती है रिपेयर करने में और रिप्लेसमेंट करने में किसके, डैमेज सेल के। मतलब जो भी सेल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करती है। और जो सेल जो होती है एकदम पूरी खराब हो जाती है उसे रिप्लेसमेंट मतलब उसे बदलने में भी हेल्प करती है हम लोगों का सेल डिवीजन। अगला पॉइंट है इट इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह नेसेसरी होती है रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो यह जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके रिप्रोडक्शन में नेसेसरी होती है। अगला पॉइंट है दीज आर टू मेन टाइप्स। मतलब सेल डिवीजन के दो मेन टाइप्स होते हैं, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। मतलब सेल में जो होता है दो टाइप से डिवीजन होता है, सेल का दो डिवीजन होता है, पहला माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस होता है। तो इन माइटोसिस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। मतलब जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है इसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में। मतलब दो डॉटर सेल में जो होती है पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है माइटोसिस के प्रोसेस में। और इन मियोसिस फोर सेल विच हाफ एंड क्रोमोसोम नंबर एंड फॉर्म फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब मियोसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें जो होता है फोर सेल डिवाइड होते हैं, फोर सेल जो होता है डिवाइड होते हैं हाफ क्रोमोसोम में। मतलब हाफ इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हाफ हो जाता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो हम लोगों का सेल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला माइटोसिस दूसरा मियोसिस। माइटोसिस में यह जाता है दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम नंबर इसका हो जाता है सेल डिवीजन में। तो अब इन सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू इवेंट्स। मतलब ये ब्रॉडली डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, पहला होता है ग्रोथिंग फेज या ग्रोथ फेज, दूसरा होता है माइटोसिस फेज। तो ये दोनों फेज क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए ग्रोथिंग फेज। तो द ग्रोथ फेज इज फॉर्म डिवाइड एज G1S एंड G2 फेज। मतलब जो ग्रोथ फेज होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, G1S और G2 फेज में। इन फेज में जो होता है डिवाइड हो जाता है। तो ये G1 फेज क्या होता है और G2 फेज क्या होता है, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो G1 फेज इट बिगिन विद द बर्थ ऑफ द सेल राइट आफ्टर प्रीवियस माइटोसिस एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ DNA रिप्लिकेशन। मतलब G1 जो फेज होता है यह सेल जो होता है माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें होता है और यह जो होता है DNA के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है G1। अब यस फेज क्या होता है, तो इट इज द वन इन विच सेंट्रियोल्स एंड DNA रिप्लिकेशन। मतलब यह सेंट्रियोल और DNA के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है H2। और यह जो होता है बाय नाउ द DNA इज विजिबल सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड होता है विजिबल हो जाता है DNA में, दिखने लगता है। अब G2 फेज क्या होता है, तो नेक्स्ट फॉलोज द G2 फेज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ माइटोसिस स्प्लिट। मतलब जो G2 फेज होता है इसमें माइटोसिस के जो प्रोसेस होती है वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो दिस इंटायर सीक्वेंस ऑफ G1S एंड
G2 फेज इज नोन एज इंटरफेज। मतलब यह जो होता है यह एक सीक्वेंस से यह प्रोसेस होता है। सबसे पहले G1 का प्रोसेस होगा, फिर S का प्रोसेस होगा और फिर लास्ट में G2 फेज आएगा। और यह जो होता है यह सभी इंटरफेज में आते हैं, ये सभी प्रोसेस जो है इंटरफेज में आते हैं। तो अब चलिए अगला पॉइंट देखिए, द सेल इंटर माइटोसिस और मियोसिस एंड इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब इसमें यह सेल में जो होता है माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया होती है जो कि साइटोकाइनेसिस में होती है, साइटोकाइनेसिस के थ्रू होती है। द माइटोसिस फेज इज आल्सो टर्म्ड एम फेज। मतलब माइटोसिस फेज जो होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं एम फेज। सम सेल इज वर्टिब्रेट इंटर अनदर फेज कॉल्ड G0 फ्रॉम G1 thus exiting द सेल साइकिल। मतलब कि यह जो एक फेज होता है इसमें G1 फेज जो होता है, जो भी प्रक्रिया G1 फेज में चलती है और जो भी सेल इसमें भाग नहीं लेता है तो इसे वो टेम्परेरी या परमानेंट तरीके से जो होता है फेज से निकल जाता है और वह G0 फेज में चला आता है। तो G0 फेज में जो सेल आते हैं वो या तो फिर बाद में जाके डिवाइड हो भी सकते हैं या परमानेंट डिवीजन की क्षमता जो खो देंगे और डिवीजन नहीं करेंगे। तो समटाइम द लेंथ ऑफ G0 इन डे वीक इवन लाइफ टाइम ऑफ द सेल। मतलब इसमें यही बोला गया कि G0 फेज में जो भी सेल्स जाती हैं कुछ या तो कुछ दिन के लिए उसमें रहेंगी या कुछ वीक के लिए, या हो सकता है कि वो लाइफ टाइम के लिए भी G0 फेज में ही रह जाए, मतलब कि वो सेल फिर बाद में डिवीजन नहीं करेगी। तो अब माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है? माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू इंडिविजुअल डॉटर सेल। मतलब माइटोसिस के प्रोसेस में जो होता है पेरेंट सेल जो होता है डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में। मतलब इसमें जो पेरेंट सेल होता है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ईच हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल डीएनए। मतलब और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है डीएनए का माइटोसिस के प्रोसेस में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो होता है ग्रोथ में, रिपेयरिंग में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है हमारा माइटोसिस। तो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेज। मतलब जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है वो डिवाइड हो जाती है फॉलोइंग फेज में, मतलब कई फेजों में। सबसे पहला फेज है उसका नाम प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और लास्ट में आता है टीलोफेज। तो ये 4 फेज में जो होता है हम लोगों के माइटोसिस की प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रोफेज क्या होता है। तो प्रोफेज से सबसे पहले प्रोफेज से भी ऊपर आता है इंटरफेज। इंटरफेज को हम लोग ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड मार्क द सेल प्रिपेरेशन टू इंडिविजुअल इनटू 2। मतलब जो हम लोगों का इंटरफेज होता है जिसे हम लोग ग्रोथिंग फेज बोलते हैं, इसमें सेल जो होते हैं प्रिपेयर होती है, मतलब तैयार होती है डिवीजन के लिए 2 पार्ट में। तो डीएनए एंड सेंट्रोसोम्स रिप्लिकेट इनटू आइडेंटिकल कॉपी इन एस फेज। मतलब इसमें जो होता है डीएनए और सेंट्रोसोम जो होता है रिप्लिकेट होते हैं किसमें? एस फेज में। सेंट्रियोल्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स डबल इन G2 फेज। मतलब कि इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं और सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं डबल हो जाते हैं किसमें? G2 फेज में। तो अब देखिए प्रोफेज क्या होता है। तो इट मार्क द स्टार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ डॉटर सेंट्रियोल्स टुवर्ड द अपोजिट पोल्स व्हिच द क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस गिव ट्री लाइक अपीयरेंस क्रोमैटिड। मतलब जो प्रोफेज होता है इसमें जो डॉटर सेल होते हैं, पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल डिवाइड होते हैं जिसे हम लोग डॉटर सेंट्रियोल्स बोल सकते हैं, ये दोनों अपोजिट पोल पे जाने लग जाते हैं। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। अब मेटाफेज क्या होता है? तो इट इज द स्टेज वेयर क्रोमोसोम अलाइन द सीक्वेंस प्लान। मतलब जो मेटाफेज होता है इसमें क्रोमोसोम जो होता है अलाइन हो जाते हैं सीक्वेंस प्लेन में। मतलब यह सीक्वेंस में जो होता है अलाइन हो जाते हैं एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रियोल्स ऑफ द क्रोमोसोम इंश्योर द सिस्टर क्रोमैटिड द कनेक्ट टू अपोजिट पोल द सेल। इसमें जो स्पिंडल फाइबर होता है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है और साथ ही जाके अपोजिट पोल से जो होता है अटैच हो जाते हैं। तो अब एनाफेज क्या होता है? तो एनाफेज में इट इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पोल बाय द 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेपरेटेड ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड अलाइन अपोजिट ईच अदर इन मेटाफेज। मतलब जो एनाफेज जो होता है यह मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है? जो भी सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे चले गए होते हैं, वो अपोजिट पोल पे क्लियर दिखने लग जाते हैं और यह एक सीक्वेंस में आ जाते हैं पूरी तरह से। तो अब आगे देखिए लास्ट में टीलोफेज क्या होता है। तो मार्क द एंड ऑफ माइटोसिस ऑफ एम फेज। मतलब टीलोफेज जो होता है मार्क करता है माइटोसिस को, जिसे हम लोग बोलते हैं एम फेज। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ ईच न्यू डॉटर सेल। इसमें जो होता है अब यह प्रोसेस
लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद न्यू डॉटर सेल जो होती है बनती है, स्टार्ट टू फाउंड अराउंड द क्रोमेटिड एट द टू पोल्स नियर सेंट्रोसोम्स। मतलब इसमें जो होता है न्यू डॉटर सेल जो होता है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिड स्टार्ट टू कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स वेयर द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल हैव स्टार्ट टू डिपोलराइज एंड डिसेबल। इसमें जो होता है स्प्लिंडर माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, स्प्लिंडर माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो डाइपोलराइज और डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह चारों प्रोसेस थी। अब इसके बाद यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिखाया गया है इस स्ट्रक्चर में। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू क्या होता है माइटोसिस का। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है इंटरफेज, मतलब सबसे पहले इंटरफेज आता है। इंटरफेज में यहाँ पे ये एकदम गुच्छे की तरह होता है, फाइबर इसका जो होता है एकदम गुच्छे में की तरह होता है। और वहीं पे ईयरली प्रोफेज, मतलब प्रोफेज जब शुरू होता है उस टाइम पे ये एक सीक्वेंस में धीरे धीरे आने लगते हैं। और यहीं पे लेट प्रोफेज, मतलब जब प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो उसमें यह जो होता है अपोजिट पोल पे जाने लग जाते हैं। और उसके बाद जब मेटा फेज स्टार्ट हो जाता है तो ये अपोजिट फेज से सब एक सीक्वेंस में एक लाइन में आ जाते हैं। वहीं पे जब एना फेज स्टार्ट होता है तो यह एक लाइन से भी दो पार्ट में डिवाइड होके फिर से दो अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। और लास्ट में जब टीलो फेज आता है तो यहाँ पे फिर से यह जो होता है पहले के प्रोसेस में पहले की जो कंडीशन थी उस फेज में यह आने लग जाते हैं और यह फिर से वापस से गुच्छे में बनने लग जाते हैं। यहीं पे सेल डिवीजन हो जाता है और इसके बाद ये वापस से पहले वाले सीक्वेंस में पहले वाले फॉर्म में आ जाते हैं अपने। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस 4 नॉन आइडेंटिकल्स। मतलब मियोसिस जो होता है मियोसिस जो होता है ये टाइप होता है सेल डिवीजन का। और इसमें 4 नॉन आइडेंटिकल जो होता है इसमें यह डिवाइड हो पाता है, इतने प्रोडक्ट बनाता है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। और इसे हम लोग हेप्लॉइड सेल भी बोल सकते हैं। फ्रॉम वन डिप्लॉइड पैरेंट सेल, जो कि एक डिप्लॉइड पैरेंट सेल से जो होते हैं मिलके बने हुए होते हैं। और यह जो होता है इसेंशियल होता है किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फॉर्म गैमेट्स, मतलब यह जो होता है गैमेट्स का फॉर्म करते हैं, मतलब स्पर्म एक जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 मेन डिवीजन होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, मतलब इसमें होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसके क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस फ्रॉम डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड, मतलब इसमें की क्रोमोसोम नंबर जो होता है रिड्यूस होता है, मतलब कि डिप्लॉइड से हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें कई स्टेज होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप, मतलब इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर हो जाता है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस में क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर हो जाता है। अब दूसरा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर अकर, मतलब इसमें जो होता है इन लोगों का क्रॉसिंग हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसमें की जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका एक्सचेंज होता है। इसलिए हम लोग इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका एक्सचेंज होता है। अब सेकेंड फेज क्या है तो इसे मेटा फेज फर्स्ट है। तो इसमें क्या होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अलाइन एट द सेंटर। इसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है और अलाइन हो जाता है कहाँ पे, सेंटर में। तो यह जो होता है इसमें सेंटर में जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम आ जाता है। अब एनाफेज फर्स्ट क्या होता है तो एनाफेज फर्स्ट में जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है वो अपोजिट पोल में मूव हो जाता है। और लास्ट में आता है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है या 2 हेप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड, मतलब यह 2 हेप्लॉइड सेल में जो होता है डिवाइड हो जाते हैं। मियोसिस सेकेंड, अब इसका दूसरा प्रोसेस जो होता है शुरू होता है मियोसिस सेकेंड का। तो मियोसिस सेकेंड क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिमिलर टू माइटोसिस, मतलब यह कि माइटोसिस के सिमिलर ही होता है, एक उसी की तरह होता है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है वो सेपरेट हो जाती है। और इसका स्टेजेस क्या क्या है तो इसके स्टेज है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। मतलब कि जैसे हम लोगों का मियोसिस फर्स्ट में हो रहा था वैसे इसे मियोसिस सेकेंड में भी होगा। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, बस उसके पीछे सेकेंड लगेगा। जैसे उसमें प्रोफेज फर्स्ट हो रहा था, प्रोफेज फर्स्ट हो रहा था, मेटाफेज फर्स्ट हो रहा था, एनाफेज फर्स्ट हो रहा था और टीलोफेज फर्स्ट हो रहा था, वैसे ही मियोसिस सेकेंड में जो स्टेजेस आएंगे वो भी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड,
एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड आएंगे। तो इसमें तो ये जो था फाइनल रिजल्ट इसका 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं, मतलब कि इसका फाइनल रिजल्ट जो होता है इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं कि जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो यह जो होता है हम लोगों का पूरा मियोसिस और माइटोसिस का जो होता है प्रोसेस होता है। तो अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम इसका कैसा है। तो यहाँ पे ऊपर जो है माइटोसिस फर्स्ट दिया गया है, उसके नीचे माइटोसिस सेकंड दिया गया है, ये दोनों प्रोसेस। माइटोसिस फर्स्ट में देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और लास्ट में टीलोफेज फर्स्ट होता है। वहीं पे माइटोसिस सेकंड में जो होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और लास्ट में टीलोफेज सेकंड होता है। तो यहाँ पे पहले मियोसिस फर्स्ट चलता आता है और वहीं से कन्वर्ट होके मियोसिस जो होता है सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो यह पूरा जो होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड का डायग्राम दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर प्रोसेस बाय विच सबस्टेंसेस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी सबस्टेंसेस जो है उसे अंदर से बाहर मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये सबस्टेंस जो होता है उनको मूव करवाता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से। तो आउटर साइड या इनर साइड, अगर इसे आउटर कुछ सेल से आउट करना हो तो उसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का हेल्प की जरूरत पड़ती है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है। तो दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप, मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और थर्ड में है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। मतलब जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इसके 3 टाइप हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और लास्ट में जो होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी एटीपी। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है सबस्टेंसेस के कहाँ से, हाई पार्शियल प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। और इसमें एनर्जी की यूज नहीं होती, विदाउट यूजिंग एनर्जी, मतलब इसमें जो एनर्जी होती है एटीपी फॉर्म में उसका यूज नहीं होता है। तो ये इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो होता है एनर्जी की यूज नहीं होती है और इसमें यह जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सबस्टेंसेस का मूवमेंट होता है। अब दूसरा देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी एटीपी। मतलब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो इसमें जो सबस्टेंसेस होते हैं उसका मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा सबस्टेंसेस का तो इसमें एनर्जी की यूज होगी। एनर्जी किस फॉर्म में यूज होगी, तो एटीपी फॉर्म में यूज होगी। और इसका एग्जांपल क्या है, तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करता है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का यूज होता है। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर स्पेसिफिक प्रोटीन हेल्प सबस्टेंसेस मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। इसमें फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, तो यह पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, टाइप होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। और इसमें जो होता है प्रोटीन जो होता है स्पेसिफिक प्रोटीन जो होता है हेल्प करता है सबस्टेंसेस को मूवमेंट करवाने में मेम्ब्रेन से। इसमें जब मतलब फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप होता है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता, पर इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती है वो हेल्प करती है सबस्टेंसेस का मूवमेंट करवाने में सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर। तो अब इंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो प्रोसेस इन विच द सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ सबस्टेंसेस टू ब्रिंग देम इनटू द सेल। मतलब इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इंगल्फ कर लेता है सबस्टेंसेस को। इसमें सबस्टेंसेस का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि जो प्रोसेस होता है इसमें क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इंगल्फ कर लेता है सबस्टेंसेस को और उसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले लेता है। और वहीं पे एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, तो प्रोसेस इन विच मटेरियल आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल थ्रू वेसिकल फ्यूजन विद द सेल मेम्ब्रेन। जो एक्सोसाइटोसिस होता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जिस भी चीज को जो होता है, जो भी वेसिकल्स है उसे सेल से बाहर जो होता है एक्सक्रीट कर देती है। तो आज का जो यूनिट था यहीं तक था। आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिफ्यूजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे जाके उसे भी देख लीजिए। धन्यवाद।